लास्ट क्लास में सिखाया था रोलिंग में फ्रिक्शन कैसे यूज करते हैं, याद है? हाँ सर। आज इसको खत्म कर देते हैं चैप्टर को, वैसे कुछ बचा नहीं है। 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उसको यूज करके उसको खत्म कर देते हैं। सबसे पहले तो रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा ऐसा ठीक बट रहता है बुक में, इसलिए बता देता हूँ। रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ऐसे समझिए कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन थीटा है। कोई एक ऑब्जेक्ट इस पर रोल कर रहा है, तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। mg नीचे, तो mg का ये वाला कंपोनेंट, mg का ये वाला कंपोनेंट, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा। तो ये mg साइन थीटा, ये mg कॉस थीटा, और ये अगर इसको नीचे ले जाएगा तो देखोगे एंटी क्लॉकवाइज रोल होने के लिए कोई फोर्स तो है नहीं, कोई टॉर्क तो है नहीं, है ना? तो इसका मतलब है इस केस में जरूर इधर लग रहा होगा, क्योंकि यही फ्रिक्शन इसको इधर रोल करने के लिए एक्सेलरेशन देगा, है ना? हाँ सर। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो देखो, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma होगा। दूसरा, फ्रिक्शन इंटू r इज इक्वल टू आई अल्फा होगा। और तीसरा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा, ऐसा होगा, है ना? तो इन तीनों से हम ऐसा लिखेंगे, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज ma, और दूसरा फ्रिक्शन इज इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अल्फा को ए बाई आर पुट कर दो तो सर आई ए बाई आर क्यों है? मारूंगा सर आई ए बाई आर ही होगा ना? नहीं, अच्छा अल्फा हो क्या क्या सारे अल्फा को फिर इन दोनों को ऐड कर दो तो तुम्हें मिल गया mg साइन थीटा इज इक्वल टू a कॉमन m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन a हो जाएगा g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन होगा ऐसे केस में, होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ सर। अच्छा,
अब इस एक्सेलरेशन को नहीं इक्वेशन 1 में 2 में कहीं भी पुट कर देंगे तो फ्रिक्शन मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो फ्रिक्शन हो जाएगा, जैसे 1 में अगर पुट कर दिए तो mg साइन थीटा माइनस ma, ऐसा कुछ, एक ही जगह इसको पुट कर दो, mg साइन थीटा इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ऐसा कुछ, है ना। तो mg साइन थीटा यस सर, आई अपॉन एम आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, कुछ ऐसा हो जाएगा, एम आर स्क्वायर अपॉन आई, कुछ ऐसा हो जाएगा, हाँ समझ रहे हो। हाँ सर, एम आर स्क्वायर वाला टर्म। ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं सही लिखा था मैंने, आई अपॉन एम आर स्क्वायर में होगा। तो ये फ्रिक्शन हो गया और ये रोलिंग हो रहा है, तो इसका मतलब है ये जो फ्रिक्शन हमने कैलकुलेट किया है, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। तो इससे म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, इतना म्यू रहेगा इंक्लाइंड प्लेन पर तो रोलिंग होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है। चमका कुछ, हाँ यस। कॉपी कर लेते
सर आपने लास्ट में क्या लिखा है? Therefore, friction is less than equal to. फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू mg. Okay. New energy. हो गया सर। हो गया, आगे बढ़ूं? हो गया? हाँ सर। सर एक मिनट। हो गया सर। हो गया, चलिए नेक्स्ट हेडिंग है टॉपलिंग. एंड शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल. लिखना बिल्कुल भी मत, ध्यान से समझो. समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो इसको अप्लाई करना एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट. लिखने का काम बाद में, ध्यान से देखो. सबसे सिंपल एग्जांपल से सपोज जैसे ये कोई रेक्टेंगुलर शेप साइज का ऑब्जेक्ट है. इस पर एक फोर्स एफ एक्सटर्नल इधर लग रहा है. किसी भी हाइट पर लग सकता है, जस्ट मैंने एग्जांपल वैसा लिया है. mg तो इधर ही लगेगा. Yes, sir. अच्छा, इसका मान लो डायमेंशन ये बी, ये बी है और ये ए है. अब बोलो ये आगे जाएगा? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर, आगे हाँ ये जाएगा. और ये घूमेगा भी क्या? कपल भी होगा. कपल होना समझते हो ना? हाँ सर, सर पलट हाँ सर। कपल भी गिर होगा. जाना ना। हाँ वही. सर ऑपोजिट फोर्सेस पे फोर्स लगना दोनों से। मतलब दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट को, इसका मतलब है ऊपर से आप खींच के नहीं ला सकते, तो कपल हो जाएगा आपके हिसाब से. हाँ सर. सर ये थोड़ी ना टॉपर होगा। ये नहीं होगा. क्यों नहीं नहीं होगा? सर, सर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं है आगे के, मतलब वो रुके या फिर पीछे से कोई फोर्स नहीं लग रहा कि वो उल्टे, शायद ऐसा कुछ, सिर्फ आगे जाने वाला ही है ऐसा तो। हाँ सर. हाँ. सर दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगो तो वो तो। ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो टॉपल हो सकता है.
ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है। हो सकता है, तो कितने फोर्स पर हो सकता है, नहीं हो सकता है, टॉपल होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों होगा, इस बारे में हमें सोचना है। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा? सर परपेंडिकुलर लग जाएगा एमजी का कहाँ? सी और डी के बीच तो बहुत जगह है, कहाँ लगता है नॉर्मल रिएक्शन? 2/2 पे लगेगा। हाँ, यही गलत कॉन्सेप्ट है जिसको मुझे ठीक करना है इस चैप्टर। फिर सीट तक लग सकता है। एक मिनट सुनो, ये जो हम लोग सोचते हैं ना कि नॉर्मल रिएक्शन वो बीच में लगता है, ये गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो लॉज ऑफ मोशन में पॉइंट मास था, कहीं भी लगा लेते थे, सोचते थे ठीक है, काम चल जाता था। बट रिजिड बॉडी में सेफ साइज है, तो नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से नहीं लगता कि सी और डी के बीच में कहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन सर सी और डी के एग्जैक्टली बीच में नहीं, कहीं भी लग सकता है। नॉर्मल रिएक्शन को लगने की आजादी है सी और डी, जहां तक कांटेक्ट है वहां तक। जब साइकिल चलाया होगा, अगर सुनो 2 मिनट सुनो, मैं सब बताऊंगा, पहले एक फील लाओ कि तुम पर क्या रहे हो, ऐसे ही कुछ नहीं। साइकिल चलाया होगा तो डाउन द स्लोप में बहुत बार देखा होगा कि पीछे वाला चक्का उठ जाता है। यस सर, हाँ जब सर। हुआ है मेरे साथ बहुत बार। ब्रेक मारते हो तो पीछे वाला चक्का उठता है डाउन द स्लोप में, है ना? यस सर। तो जहां पर पीछे वाला व्हील उठ गया, मतलब वहां पर नॉर्मल जीरो है, हाँ हाँ सर। ये वाले पर नॉर्मल जीरो नहीं हुआ। नहीं तो आइडियली जैसा हम सोचते हैं उसके हिसाब से दोनों पर नॉर्मल आधा आधा लगना चाहिए। ओके हाँ ऐसा नहीं होता है, तो एक बार इसको समझते हैं। सर हाँ बोलो। ये जल्दी साइकिल बोलो। के टायर के पहले आपने क्या बोला, मेरे को बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था, आप एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं, मैंने बोला साइकिल जब चलाता होगा डाउन द स्लोप, कभी कभी फील किया होगा, ब्रेक लेते हो तो पीछे वाला व्हील उठ जाता है। हाँ उठ जाता है मतलब नॉर्मल रिएक्शन वहां जीरो हो गया, यस सर। और आगे वाला का नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है। हाँ तो टॉपल करते वक्त नॉर्मल रिएक्शन देखो आगे वाले पे लगता है। यस सर। हाँ, तो मतलब ये तो जस्ट एक एक्सट्रीम एग्जांपल दिया। तो पीछे वाले व्हील से लेके आगे वाले व्हील तक हर जगह यूनिफॉर्म नॉर्मल रिएक्शन लगता है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन के पास जगह है सी से डी तक, उसके बीच में कहीं भी लग के, जहाँ कहीं भी लग के वो उसको टॉपल होने से बचा ले, उधर लगेगा। ठीक है, यस सर। तो इसमें सब लोग देखो, अब नॉर्मल रिएक्शन में सी से डी के बीच में कहीं भी मान लेता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन को छोड़कर बाकी सारे फोर्स तो मैंने ड्रॉ कर लिए। यस सर। अच्छा, देखिएगा सब ध्यान से। पॉइंट ओ मतलब जो सेंटर है इसका, उसके अबाउट अगर मैं अभी देखूं तो एफ का टॉर्क है क्लॉकवाइज। हाँ सर हाँ क्लॉकवाइज सर। टॉर्क है। ध्यान से सुनेगा सब, एफ का टॉर्क क्लॉकवाइज है, हाँ सर। यस सर। एमजी का टॉर्क 0 है, हाँ हाँ सर। और टॉपल नहीं कर रहा है। हाँ सर नहीं कर रहा। मतलब नॉर्मल रिएक्शन ओ से तो जरूर ही नहीं पास कर रहा होगा, नहीं तो एफ के क्लॉकवाइज टॉर्क को कौन बैलेंस करेगा? हाँ सर। ओके ओके। अगर नॉर्मल रिएक्शन जैसा आप सोच रहे थे इस लाइन से पास करता तो ओ के अबाउट तो नेट टॉर्क कभी 0 नहीं होगा। यस सर। हाँ यानी सर। कि ओ के अबाउट एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क चाहिए। हाँ हाँ सर। सर। मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो मैंने कहा था डी और सी के बीच वेरी करेगा कहीं भी, वो डी भी नहीं। अब ये जो मेरा रेड वाला डॉटेड लाइन है वो और सी के बीच कहीं लगेगा, तभी तो एंटी क्लॉकवाइज हाँ टॉर्क होगा सर। ओ के सर। अबाउट। हाँ सर। तो नॉर्मल रिएक्शन कहीं मैंने इधर लगा दिया,
समझ आया नॉर्मल रिएक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? हाँ सर समझा। सही याद लगा दिया। एग्जैक्टली कहाँ लगाया? तो मान लेते हैं डिस्टेंस x यहाँ से लगाया। 1 सेकेंड रुक लो। यहाँ तक समझ आया? आया? हाँ हाँ सर। 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 ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की वजह से n की वैल्यू तो mg के बराबर ही होगी, न कम न ज्यादा, हाँ हाँ सर। सर। है ना? अरे ये मॉर्निंग स्नेजिंग से मैं परेशान रहता हूँ। ये हो गया हाँ। तो अब देखो, तो दो चीज ध्यान में रखो। पहला टेक अवे है नॉर्मल रिएक्शन n will not act along the line passing through O. समझ में आया क्यों? हाँ सर, नेट टॉक 0 नहीं हो सकता। Because net torque about O of F will remain unbalanced. ठीक है? सर हाँ फोर्स जहाँ पे लग रहा है, नॉर्मल फोर्स, हाँ वो बैलेंस कैसे कर रहा है टॉर्क को एक बार बोल सकते हैं आप? हाँ, अभी लिखा कहाँ है कैसे कर रहा है। तो पॉइंट O के अबाउट F का टॉर्क कितना हो जाएगा? F इंटू B/2 हाँ सर। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना? हाँ सर। सो F इंटू B/2 क्लॉकवाइज हो जाएगा ये। हाँ सर क्लॉक। So F into B/2 clockwise प्लस नॉर्मल रिएक्शन into X एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। यस सर। So नॉर्मल रिएक्शन into X इज इक्वल टू F into B/2, ऐसा। हाँ यस सर। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg के बराबर है, तो mg into X इज इक्वल टू F into B/2, मतलब x इज इक्वल टू F इंटू B/2 mg, ऐसा होगा। यस सर। फोर्स, वेट और b के हिसाब से x ढूंढ लिया हमने, है ना? बोलना भाई। यस सर। यस सर। सर। अब ये x तो हमने कैलकुलेट किया, ये x अगर a/2 से ज्यादा हो गया
इसका मतलब है कि हम कुछ भी कर लें, नेट टॉर्क 0 नहीं होगा Topple और होगा। गिर जाएगा। हाँ सर। तो देखे होगे, सुनो ध्यान से सब मेरे तरफ, कभी अगर कोई लंबा ऑब्जेक्ट है, मान लो ये है, इसको अगर मैं ग्राउंड पर रखता हूं और यहाँ पर फोर्स लगाता हूं तो इसके गिरने के चांसेस ज्यादा है ना, क्योंकि एन लगने का बहुत थोड़ा जगह बचता है यस सर। है ना। हाँ सर। तो वही कहानी है, वो ऑब्जेक्ट के Yes. डायमेंशन पर डिपेंड करेगा। फॉर ऑब्जेक्ट नॉट टू टॉपल, this x should be less than equal to a by 2, है ना। बोलो। हाँ सर। तो हाँ सर। जो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन है उसमें जो a का वैल्यू है उससे छोटा अगर x मिलता है तो नहीं टॉपल करेगा, नहीं मिलता है तो करेगा। क्लियर है। हाँ सर। सर वो x लेस देन a/2 वाला कंडीशन एक बार बोल सकते हैं कैसे आया? नहीं नहीं बोल सकते। सोचो, सोचो और लिखो, उसके बाद भी नहीं समझ आया तो बताता हूँ। ठीक है सर। सर आपको चैट पे क्वेश्चन भेजा है।
डन सर। हो गया सबका? लिख लिया सबने? ये एक जनरल थ्योरी है, मतलब जस्ट मैंने समझाने के लिए कहा है। अब ऑब्जेक्ट का शेप साइज कुछ और हो सकता है, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस की जगह इंक्लाइन प्लेन पर हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो हम लोगों के सोचने का तरीका ऐसा होना चाहिए, ये मैंने कहा है। तो जैसे स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन कर लिख देता हूँ इसी पे बेस पहले। तो इसमें अगर देखोगे तो यूनिफॉर्म ब्लॉक हाइट एच विड्थ ए प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन ऑफ द हॉरिजॉन्टल इज ग्रेजुअली इंक्रीज if mu is the coefficient of friction then condition the block will, इसमें दो पार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन ए कि टॉपल विदाउट स्लाइडिंग, बिफोर स्लाइडिंग और स्लाइड बिफोर टॉपलिंग, दोनों में से कोई है। तो ए में स्लाइड बिफोर टॉपलिंग क्या हो गया मेरा? क्वेश्चन ए स्लाइड बिफोर टॉपलिंग, स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? यस यस सर। स्लाइड बिफोर टॉपलिंग और क्वेश्चन बी में टॉपल विदाउट बिफोर स्लाइडिंग। मतलब समझ रहे हो इसका? हाँ सर, न्यू की ऐसी वैल्यू सर रखनी पहले जिससे थोड़ा नीचे आएगा उसके बाद घूमेगा। पहले स्लाइड हो फिर टॉपल फिर दूसरा। हाँ सर, इसमें दूसरे वाले में पहले ही टॉपल हो जाएगा उसके बाद स्लाइडिंग में। तो कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने का।
सर कंडीशन ए के लिए sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा लेस देन, फिर h और a के टर्म्स में sin और cos को निकालना। अब बताओ थीटा ए एच ये जो भी है उसके टर्म में बताओ। हाँ सर मैं क्या है? चेंज करता हूँ, चेंज करता हूँ सर। आया है sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा लेस देन म्यू, बट उसको h और a के टर्म्स में लिखता हूँ। बताओ कैसे। सर चार्ट पे भेजा। भेजा आंसर। हाँ चार्ट पे भेजा सर, मेरे को पक्का नहीं है करेक्ट। साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए लेस सर देन दूसरा वैसा। रुको चलो देखते हैं। गलत है वैसे। और कोई, और किसी को कुछ आया तो बताओ। सर कंडीशन यही रखेंगे ना कि फ्रिक्शन a/2 पे लगे। चलो देखो इधर। हाइट x विड्थ a। mg sin थीटा इधर mg cos थीटा इधर होगा ऐसा। हाँ सर। फ्रिक्शन इधर, फ्रिक्शन तो इस सरफेस पर लगता है ना। हाँ यस सर।
हाँ सर। फ्रिक्शन इधर, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से यहाँ के बीच कहीं होगा, कहाँ है अभी मुझे नहीं पता है। हाँ सर। ठीक है, तो अब देखो, हाइट h, विड्थ a, स्लाइड बिफोर टॉपलिंग, ऐसा है। हाँ सर। तो हाइट h और विड्थ a, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर ही होगी। यस सर। अच्छा, मैं कुछ नाम दे देता हूँ इसको O, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको भी कुछ दे दो E। तो E और D के बीच कहीं भी लग रहा होगा, बट कहाँ लग रहा है नहीं मालूम, वैल्यू तो mg cos थीटा ही है। और स्लाइड हो रहा है, मतलब फ्रिक्शन तो म्यू mg cos थीटा ही है, न कम न ज्यादा। कोई डाउट? नहीं सर। स्लाइड होने के लिए n कहीं भी लगे, मुझे क्या मतलब है, ये तो पक्का है कि mg sin थीटा शुड बी ग्रेटर इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। हाँ सर। मतलब tan थीटा शुड बी ग्रेटर इक्वल टू म्यू, यस सर। है ना? या मैं यूं कहूँ, म्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू tan थीटा। ये है कंडीशन फॉर स्लाइडिंग। हाँ सर। इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। बोलो। अब फ्रिक्शन अगर सफिशिएंट है कि स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि म्यू की वैल्यू tan थीटा से छोटी है, तभी स्लाइड नहीं कर रहा है। हाँ सर। समझा कि नहीं? नहीं सर, छोटी रहेगी म्यू की बड़ी वैल्यू। होगी। रहेगी तो स्लाइड करेगा ना। हाँ सर, स्लाइड करेगा ना, 10 थीटा से छोटा। कैसे करेगा? सर इधर कंडीशन है ना, म्यू शुड बी लेस देन 10। हाँ, म्यू शुड बी लेस देन tan थीटा, ये स्लाइड करने का कंडीशन है हाँ। कि tan थीटा से छोटा होगा तो स्लाइड करेगा। यस। इसका मतलब है कि tan थीटा से ज्यादा होगा तो स्लाइड नहीं करेगा। यस सर। हाँ सर। चाहे n कहीं भी लगे, देखो n कहीं भी लग के टॉर्क को इधर उधर कर सकता है ना। हाँ सर, टॉप को इधर उधर। हाँ, लेकिन स्लाइड करेगा या नहीं करेगा वो तो mg sin थीटा और फ्रिक्शन, इसी दोनों पर डिपेंड करेगा। हाँ सर। तो इसका आंसर तो यही हो गया। हाँ सर। ए पार्ट का आंसर तो यही हो गया। हाँ सर, इसका कंडीशन फॉर स्लाइडिंग। सबको समझ आ रहा है कि ए पार्ट का आंसर यही हो गया। ए में क्या पूछा है? स्लाइड बिफोर टॉपल, यही पूछा है। हाँ सर। मतलब स्लाइड तो करना ही है, और स्लाइड अगर करना ही है, इसका मतलब है कि mg sin थीटा फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा तो होगा ही। यस सर। हाँ सर। सर क्योंकि वो रुका रहा है ना सर, तब जाके टॉपलिंग होएगा। अब टॉपलिंग वो को उठा के देखो। एक्स्ट्रा जाएगा।
तो टॉपल वर्ड को छोड़ दो, कंडीशन फॉर स्लाइडिंग तो क्लियर है ना। यस क्लियर है। Yes, sir. अब टॉपल का कंडीशन देखो। अब इसी फ्री बॉडी डायग्राम में इसी में ड्रॉ कर दूं या अलग से बनाऊं, वही सोच रहा हूँ, अलग से बना देता हूँ। अब उसी में मान लो केवल मैं ऊपर वाला ब्लॉक बना रहा हूँ और कुछ नहीं। सब लोग ध्यान से देखो, उस ब्लॉक को बड़ा करके मैं बना रहा हूँ। इसमें mg sin थीटा ये तो सेंटर पे ही लगेगा। यस सर। mg cos थीटा इधर ही लगेगा। और फ्रिक्शन इसी लाइन में लगेगा। नॉर्मल अभी मैंने बनाया नहीं है। सब इधर देख रहा है सब लोग? यस सर हाँ सर। अभी अगर इसके सेंटर के अबाउट देखोगे तो mg sin थीटा का टॉर्क क्लॉकवाइज नहीं एंटी 0। क्लॉकवाइज। हाँ ओके ओके हाँ सर सेंटर के हाँ सर 0 से वो mg cos थीटा का टॉर्क 0। 0। फ्रिक्शन का टॉर्क FR into H by 2 हाँ सर FR एंटी। एंटी क्लॉकवाइज। हाँ तो नॉर्मल का टॉर्क क्लॉकवाइज लग के बैलेंस करना चाहिए इसको। यस सर तो नॉर्मल मैंने अपने मन से कहीं इधर लगा दिया, सॉरी उल्टा। नॉर्मल मैंने अपने मन से कहीं यहाँ लगा दिया, जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पर है ना। यस x की मैक्सिमम वैल्यू a/2 हो सकती है। यस यहाँ तक कोई डाउट? नो सर पक्का? नो सर नो हाँ सर पक्का। अच्छा, क्वेश्चन में कहा है कि टॉपल बिफोर स्लाइडिंग, ये समझो, यहाँ सब लोग गलती करते हैं। तो टॉपल बिफोर स्लाइडिंग मतलब फ्रिक्शन कितना है? जल्दी बोल। mg sin थीटा से ज्यादा फ्रिक्शन अभी म्यू mg cos थीटा नहीं, एग्जैक्टली mg sin थीटा के बराबर है, न कम न ज्यादा, क्योंकि स्लाइड नहीं कर रहा है। हाँ 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 सर समझा। ये पार्ट को समझना जरूरी है, बिकॉज ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग। कोई डाउट? नो सर। बस तो फिर हो गया। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन का टॉर्क को अगर n का टॉर्क बैलेंस कर लिया तो नहीं टॉपल करेगा, हाँ और नहीं कर पाया तो टॉपल करेगा। हाँ ठीक है? ओके सर। अच्छा, सो फॉर नॉट टॉपलिंग, फॉर नॉट स्लाइडिंग हो गया। अब फॉर नॉट टॉपलिंग, सर हमें टॉपलिंग तो चाहिए ना। हाँ हाँ चाहिए, तो नॉट टॉपलिंग जो आएगा उसका उल्टा टॉपलिंग हो जाएगा। तो नॉर्मल इंटू एक्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन इंटू h/2। हाँ सर ये जो कंडीशन लिखे वो क्या था? फॉर नॉट
स्लाइडिंग। नॉट यहाँ स्लाइड। तक ठीक है? हाँ सर ठीक है। m तो हमेशा mg cos थीटा के बराबर ही होगा। यस सर। तो mg cos थीटा इंटू x इज इक्वल टू mg sin थीटा इंटू h/2। तो mg गया, तो x इज इक्वल टू tan थीटा इंटू h/2, है ना? यस सर। अच्छा, हाँ सर। बट x हमेशा a/2 से छोटा होना चाहिए। यस सर। तो ये अगर a/2 से बड़ा हो गया तो हमारा काम चलेगा। हाँ सर, a/2 से बड़ा होगा तो काम चल। So hence for tuple, tan theta into h/2 is greater than a/2। ठीक है? तो यहाँ से मुझे मिल सर लेस गया है ना? tan theta ग्रेटर देन a/h, ऐसा कुछ मिलेगा। tan theta ग्रेटर देन a/h, ऐसा कुछ मिलेगा, हाँ सर। है ना? हाँ तो ये हो गया सेकंड का आंसर, और ये हो गया फर्स्ट का आंसर, tan थीटा ग्रेटर देन म्यू, है ना? इसको ठीक से ऐसा लिख देता हूँ, tan थीटा ग्रेटर इक्वल टू म्यू। तो सोचो, अब मेरी बात को जरा सा ध्यान से सोचो, मैं जो कह रहा हूँ। ये तो मैंने जनरल म्यू थीटा वीटा ऐसा कर दिया। अब ये रियल लाइफ के हिसाब से समझो कि कोई भी डायमेंशन दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, ऐसा वैसा है, ठीक है? तो ऐसे ऐसे टेढ़ा करके हम थीटा बढ़ाते जा रहे हैं, इन दोनों में से जो पहले हो जाए। tan थीटा a/h से बड़ा पहले हो गया तो टॉपल कर जाएगा, हाँ सर। a/h से बड़ा नहीं हुआ बट म्यू से बड़ा हो गया तो स्लाइड करेगा। तो पहले स्लाइड किया और बढ़ाए तो टॉपल हो गया, है ना? या पहले टॉपल हो गया फिर कभी स्लाइड करेगा नहीं। आई बात समझ में? हाँ सर। कॉपी कर लो इसको। तो a/h म्यू की वैल्यू कितनी है उस पर डिसाइड करेगा कि टॉपल होगा, स्लाइड होगा, क्या होगा। सॉल्व ऐसे करेंगे।
हो गया? हो गया? बोलो। सर हाँ 2 सर। मिनट। हाँ, नहीं हुआ 2 मिनट। यस सर हो गया। हो गया? हाँ सर। चलो, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए, ये एक ऑप्शनल कॉन्सेप्ट है। ऑप्शनल कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि जहां कहीं भी कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन के प्रॉब्लम आप अभी तक सॉल्व कर रहे हैं, उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये एक अल्टरनेटिव मेथड है। ठीक है, ये बात समझ आया? यस हाँ सर। सर। और थोड़ा छोटा हो जाता है ये कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो फर्स्ट थिंग इज अल्टरनेटिव मेथड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब कुछ भी निकालना हो, रिलेटेड विथ combine
रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन, ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, तो कैसे अल्टरनेटिव मोशन है? तो अल्टरनेटिव मेथड ये है कि एनी प्रॉब्लम of combined, that is rotation plus translation, can be converted into pure rotational motion with same angular velocity about an axis known as instantaneous axis of rotation। इससे फायदा क्या मिलता है? तो फायदा ये है कि अगर मुझे मालूम है कि केवल प्योर रोटेशन है तो सब कुछ मेरा वैसा हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाँ ये सर। सब लगाएंगे। अदरवाइज इस सब में हम लोगों को दो दो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, रोटेशन का अलग, ट्रांसलेशन का अलग, हाँ सर। या किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जो हम लोग पहले लिखते थे, आई मीन ट्रांसलेशनल वेलोसिटी प्लस आर ओमेगा वेक्टर दोनों लिखते थे। यस सर। जैसे एग्जांपल समझो, इससे चेंज क्या क्या होगा वो समझो। जैसे सपोज वेलोसिटी था किसी भी पॉइंट का, तो वेलोसिटी हम लोग क्या लिखते थे पहले कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू VCOM प्लस ओमेगा क्रॉस आर, इन दोनों का वेक्टर सम हुआ करता था, यस सर। हाँ सर। है ना पहले। अब क्या हो जाएगा, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मालूम है तो VP इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अब ये आर कहाँ से? ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेंगे। कैसे ढूंढते हैं सीखेंगे, बट आपका ये काम छोटा हो जाएगा, है ना। हाँ सर। जैसे काइनेटिक एनर्जी पहले होती थी हाफ MVCOM का स्क्वायर प्लस हाफ ICOM ओमेगा स्क्वायर, ऐसा होता था पहले, यस होता था सर। ना। अब अगर मुझे हाँ सर, इंस्टेंटेनियस दोनों। एक्सिस ऑफ रोटेशन मिल जाए तो ये पूरा इतना करने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ हो जाएगा हाफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर। कुछ भी निकालना हो, जैसे एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता था पहले, R क्रॉस P प्लस आई ओमेगा। आई ओमेगा, है ना। इसमें RCOM और ICOM होता था। यही अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मिल जाए तो ये केवल आई ओमेगा होगा। केवल आई क्या है? तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो जस्ट मैंने 3 एग्जांपल दिया, इतना ही नहीं, सब कुछ। तो जितने भी आपके पास आई मीन फिजिकल क्वांटिटी है रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन में,
इस सब को प्योर रोटेशन में आप चेंज कर सकते हो। तो पहले क्यों पढ़ते हैं बेनिफिट, ये समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। पहले इसको कॉपी कर लो, फिर ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे ढूंढते हैं वो सिखाता हूँ।
सर आपने काइनेटिक एनर्जी के लिए सेकंड फॉर्मूला क्या लिखा है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर नहीं, वो IAIR क्या है वो? IAOR इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट लेंगे, तो आई के सबस्क्रिप्ट में IAOR लिखा हुआ है। ओके। हो गया सर। हो गया? हो गया? हाँ सर। चलो अब देखते हैं कैसे ढूंढते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। So how to find instantaneous axis of rotation? तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए ऑब्जेक्ट के किसी दो पॉइंट की वेलोसिटी का पता होना जरूरी है। क्या जरूरी है? किसी भी दो पॉइंट के वेलोसिटी का पता होना जरूरी है। ठीक है? यस तो for finding location of instantaneous axis of rotation, velocity of any two points on a rigid body is required। लिखना बिल्कुल भी मत, ध्यान से देखो। तो कोई भी रैंडम शेप का मैं एक रिजिड बॉडी बना लिया, कैसा भी शेप साइज हो सकता है, रॉड फॉर दुनिया जान सकती है। तो ये एक पॉइंट है ए, यहाँ पर वेलोसिटी मुझे पता है, और कोई ये एक पॉइंट है बी, यहाँ पर वेलोसिटी मुझे पता है। जो पॉइंट ए है
उसकी वेलोसिटी जिधर मन करे उधर ले लो। मान लो ऐसा है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर यस सर। और वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर किधर मान लो, बोलो। सीधा ही मान लो सर, नीचे टेढ़ा लेफ्ट, जिधर मन करे उधर ले दो, हॉरिजॉन्टल। है ना। तो खाली पैरेलल नहीं, पैरेलल से कुछ हट के जो करना है, मान लो इधर ऐसे है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से बचना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि वो देखने में लगता है बड़ा अच्छा कि हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, तो उसके अलावा कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर दो, खाली पैरेलल नहीं होना चाहिए। मान लो ऐसा कर दिया, ये रहा, ये है वेलोसिटी बी। सब लोग समझो, हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ एक पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वेलोसिटी ऑफ बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यही आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस अगर r1 हो गया और ये डिस्टेंस r2 हो गया तो r1 इंटू ओमेगा इज va होगा, यस हाँ सर। और r2 इंटू ओमेगा इज vb। क्लियर है? हाँ सर। एक चीज को ड्रॉ करना, ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग कब लगाएंगे, जब ये, मतलब ध्यान से समझो सब लोग, इस बात को समझना। अच्छा रुको, इसका एग्जाम्पल भी देता हूँ। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि पहली चीज तो ये है कंडीशन कि वेलोसिटी ऑफ एनी 2 पॉइंट पता होना चाहिए, है ना, ये थंब रूल है। तो वो दोनों पॉइंट की वेलोसिटी अगर पैरेलल हो गई तब तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकलेगा ना। हाँ सर। हाँ तो जब पैरेलल नहीं है तब ऐसा यूज करेंगे, ये जो है, ठीक है। तो हाँ सर। ए नॉट पैरेलल टू VB, नॉट इक्वल टू नहीं, नॉट पैरेलल टू, समझ रहा है ना। तो V और VB पैरेलल नहीं है, कैसे यूज करें। अच्छा, अब इसका एक एग्जांपल भी देख लो। जैसे अब देखो, मैं पुराना लॉज ऑफ मोशन पे आता हूँ। लॉज ऑफ मोशन में या काइनेमेटिक्स बोल दो, जो भी बोल दो, ऐसा सम करते थे हम लोग ना कि ये एक 5 मीटर का रॉड है, ठीक है। इसका ये वाला पॉइंट नीचे आ रहा है और ये वाला पॉइंट इधर जा रहा है, ठीक है। कुछ भी कर दो, ये है अगर 4 मीटर और इसकी स्पीड कुछ बोल दो, मान लो 4 मीटर पर सेकेंड है, तो पॉइंट बी की स्पीड कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन बहुत किया हाँ सर। है ना। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत किया है। कैसे, कंस्टेंट से कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं, यही सब करते हैं ना। हाँ सर, रॉड लेंथ को मेंटेन कर। अच्छा, आज मैं आपको इसका एक ये वाला मेथड बता देता हूँ। अगर मैं रोटेशन की बात करूं तो ये जो लैडर है इसका मोशन कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन है। ये हाँ सर। तो हम क्या करते हैं,
ए और बी इन दोनों के वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। कर दिया? हाँ सर। और मैंने कहा ये पूरा मोशन इज सिमिलर टू इस पॉइंट के अबाउट रोटेशनल मोशन, यस सर। और वो ओमेगा ले लिया। अब देखो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा ज्योमेट्री से। यस सर। यस सर। तो देखो 4 इंटू ओमेगा 4 दिया हुआ है, तो ओमेगा मिल गया 1 रेडियन पर सेकेंड, तो वी भी हो गया 3 ओमेगा, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। आंसर आया समझ में? हाँ सर समझा। तो ये एक सिंपलेस्ट एग्जांपल दिया। वेलोसिटी ही नहीं, कोई भी चीज निकालना हो, एनर्जी निकालना हो, तो इस पॉइंट के अबाउट इस रॉड का आई इंटू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। इस रॉड के किसी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है तो वहां से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, दैट डिस्टेंस इनटू ओमेगा, उसकी वेलोसिटी हो गई। कुछ भी पूछे, क्योंकि अब ये पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ओमेगा में। समझ आया कुछ? हाँ सर समझ गया। कॉपी कर लो। सर वो एग्जाम्पल एक और बार एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। क्या एक्सप्लेन करूँ, बोलो क्या चाहिए? सर वो 4 ओमेगा इज इक्वल टू 4 कैसे आया? पॉइंट ए की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड दिख रही है, तो प्योर रोटेशन में किसी पॉइंट की वेलोसिटी आर ओमेगा होती है। अच्छा हाँ सर ठीक है, और बोलो। समझ गया।
लिख लिया सबने? यस सर। केस 1 हो गया। ये ऊपर वाला लिख चुके हो ना? यस सर। चलो केस 2। ऐसा हो सकता है कि जिस दो पॉइंट की वेलोसिटी मुझे पता है दोनों पैरेलल हो। हाँ सर। VA और VB पैरेलल है अगर, देखो क्या करेंगे। जैसे कोई भी रैंडम टाइप का रिजिड बॉडी कर लो, रोटेट ट्रांसलेट दोनों कर रहा है। ये एक पॉइंट A ले लो, ये एक पॉइंट B ले लो। यहाँ की वेलोसिटी सपोज VA है और यहाँ की वेलोसिटी VB है, दोनों पैरेलल है, ठीक है। आप क्या कीजिए, दोनों के टेल को मिला दो और दोनों वेक्टर के हेड को मिला दो। कॉमन सेंस है सर। तो ये जहां कहीं भी इंटरेक्ट करेगा, ये पॉइंट इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। दोनों जैसे इक्वल हो तो सर? क्या हुआ? दोनों इक्वल हो ही नहीं सकता, तब तो ट्रांसलेट कर रहा होगा ना। हाँ किसी सर, दो पॉइंट की ट्रांसलेट। वेलोसिटी सेम है मतलब ओमेगा 0 है। हाँ। दूसरा मान लो क्या हो सकता है एक्चुअल, वो नहीं पूछा तुमने। मान लो फिर ऐसा है दूसरा, डायरेक्शन उल्टा हो सकता है। एक मिनट। दूसरा मान लो कुछ भी रैंडम सा, मान लो ये कोई भी एक रिजिड बॉडी है। पॉइंट ए की वेलोसिटी वेक्टर ये है VA। पॉइंट बी का वेलोसिटी वेक्टर इधर है VB। अभी भी वही है, कुछ नया नहीं है। इन दोनों के टेल को मिला दो, इन दोनों के हेड को मिला दो, तो ये पॉइंट होगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऊपर वाले एग्जांपल में ये डिस्टेंस मान लो, नाम कुछ दे दो, R2 है। अरे गलत बोल दिया, R2 है ठीक है, बट यहाँ से नहीं, नीचे से ना, सेंटर से। ये यहाँ से R2 है और यहाँ से मान लो ये डिस्टेंस आया R1। तो यहाँ पर R1 इंटू ओमेगा VB होगा और R2 इंटू ओमेगा VA होगा। कॉमन सेंस है ना? हाँ सर। इस केस में देखोगे A को 2 बोला था शायद, ये R2 है और ये डिस्टेंस R1 है। तो इस केस में भी R2 इंटू ओमेगा VA होगा, R1 इंटू ओमेगा VB होगा। आया समझ में? तो जब पैरेलल हो तो हाँ क्या सर। करते हैं, दोनों वेलोसिटी वेक्टर के हेड टेल को ज्वाइन करते हैं। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। और एक बार इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मिल गया तो आप
हर कंबाइंड रोटेशनल ट्रांसलेशनल मोशन को चाहे कुछ भी निकालना हो, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एनर्जी, मोमेंटम, कुछ भी सॉल्व करना हो, आप उसको प्योर रोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक अल्टरनेटिव मेथड है, जानना चाहिए सबको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बिना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। लेकिन ये पक्का है कि ये अगर समझ आ जाता है तो सारे प्रॉब्लम आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो थ्योरी के हिसाब Yes, से sir. ये चैप्टर मेरा खत्म हो गया, लेकिन मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट क्लास केवल और केवल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे टॉपलिंग और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के। ठीक है, Yes. यस सर। तो इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्लास आखिरी क्लास होगा जिसमें टॉपलिंग और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म। बुकलेट जो करना है आप सब कर सकते हैं, कॉपी कर लीजिए और जैसे जैसे हो जाए आप लोग जा सकते हैं। सर आप थोड़ा जूम कर सकते हो केस 2 पे?